नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी सिंह और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है में। और मेरे साथ चर्चा में बने हुए हैं जगमोहन चौधरी जी। नमस्कार जगमोहन चौधरी जी, हम आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल पर। तो जगमोहन जी, जैसी हमारी चर्चा चल रही थी पिछले अंक की, और हमने एक प्रश्न छोड़ा था, भारत की जनता को कैसे इस गठजोड़ के बारे में पता नहीं चला। तो इसी चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो 1 मिनट में दर्शकों से और कहना चाहूँगा कि दर्शकों, हमारे चैनल का नाम बदल गया है। आज से हम बात तो जरूरी है में ही मिलेंगे। पहले हमारे चैनल का नाम द आर्ट ऑफ लाइफ था। तो हमारे कुछ जो शुभचिंतक थे उन्होंने थोड़ा हमें गाइड किया कि भाई ये अध्यात्म की तरफ आपका चला जाता है और आप राजनीतिक और सामाजिक इस पर चर्चा करते हैं, तो इस विषय पर आप ध्यान दीजिए। तो हमारी टीम बैठी और उन्होंने आपस में सजेस्ट किया और फिर उसमें ये नाम निकल के आया कि बात तो जरूरी है, और वास्तव में ही बात तो जरूरी है। तो जगमोहन जी, हम आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं चर्चा में। मेरा ये प्रश्न है कि भारत में इतनी समस्या प्रॉब्लम्स कैसे है? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले अंक में हमने चर्चा की थी और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को वो चर्चा पसंद भी आई होगी। बिल्कुल आ रही है। और उसमें ये था कि हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा माइंडसेट रहा था। हमने एक हाथी का उदाहरण भी दिया था। जी 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 जी, जिसमें हमने देखा था कि हाथी को एक अपना शुरू से ही एक ऐसा मानसिक बंधन बन जाता है जी, जिससे वो कभी भी उस बंधन को नहीं तोड़ पाता। हमारी जनता को ये एक ऐसा मानसिक बंधन लगा हुआ था। हमारी चर्चाएं उस बंधन को तोड़ने का काम कर रही हैं जी। कोशिश है, कितने सफल होते हैं ये आगे देखा जाएगा। आपका प्रश्न था भी कि भारत में समस्याएं कितनी हैं जी। भारत में समस्याओं की यदि हम बात करें तो समस्याओं को लगातार अगर हम बोलते रहें तो हमारा शायद पूरा एपिसोड समस्याओं में निकल जाए। महंगाई से परेशान लोग, युवा बेरोजगारी से परेशान जी, व्यापारी मंदी से परेशान है जी, ग्राहक महंगाई से परेशान है जी, और सबसे देखो एक कमाल की बात, विश्व का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी एक ओलंपिक मेडल के लिए तरस रहा है जी। ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं जी, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। विश्व का सबसे बड़ा युवा देश और एक गोल्ड मेडल नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब ये है कि दिक्कतें बहुत ज्यादा बड़ी हैं जी। इसका प्रमुख कारण क्या है? गलती कहाँ हो रही है? गलती होने के लिए देखो, सबसे पहले तो हमें ये एक बात समझनी होगी। ये पता पड़ गया कि नेताओं का और पूंजीपतियों का गठजोड़ है जी। इस गठजोड़ ने क्या किया है? संसाधनों को तो बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है भाई। संसाधन जैसे कि बहुत सारे हमारे ऑडियंस ये नहीं जानते होंगे संसाधन क्या है। ये रिसोर्सेज होती हैं जी, जो संपत्ति बनाने का काम करती हैं जी। हमारे देश में सोना, चांदी और बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं जमीन से, फिर उनको रिफाइंड किया जाता है। लेकिन इस चर्चा में एक बात हम भूल जाते हैं। कौन सी? और वो सबसे इंपॉर्टेंट है संसाधन, जिसको हम बोलते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन, देखो, मानव संसाधन वो संसाधन है जो सभी संसाधनों को संसाधन बनाता है जी। मानव संसाधन, अगर मानव नहीं होगा तो इस संसाधन का भी कोई मूल्य है? सोना पड़े रहे, मानव तो उसे पहनने वाला ना हो तो सोने का भी क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। तो जितने भी संसाधन है उनको संसाधन कौन बनाता है? मानव बनाता है। और किसी देश के लिए सबसे बड़ा अमूल्य संसाधन क्या हो गया? मानव। ये चीज सरल शब्दों में समझो। मानव ही खोज करता है, मानव ही खोज करता है। लेकिन अगर मानव में अकल नहीं है, उसमें समझ नहीं है, तो वो संसाधनों का भी क्या यूज करेगा? संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आवश्यकता यह है कि हम उस मानव संसाधन का अच्छी तरीके से प्रयोग करें। तो कैसे कर सकते हैं प्रयोग? देखो, सीधी सी बात है, मानव संसाधन का प्रयोग करने के लिए जिस प्रकार से हम खनिजों को रिफाइंड करते हैं जी, उसी प्रकार से हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानव संसाधन भी यूजफुल तब बनता है जी। हमारे यहाँ के लोग सबसे युवा देश, लेकिन ये यूजफुल तो तब बनेगा जब इसको शिक्षित किया जाए। शिक्षित, इसका स्वास्थ्य सही हो जी,
इसके पास धन हो, धन, भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज्ञान के लिए धन जी तो जी चाहिए, धन, और उचित वातावरण, बात, ये 4 चीजें चाहिए किसी भी संसाधन को, किसी भी मानव संसाधन को बहुमूल्य संसाधन बनाने के लिए। नहीं आपके चारों जो आपने दिए हैं ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और उपयुक्त है, और सबसे बड़ी हमें उचित वातावरण नहीं मिल रहा है। विडंबना ये है जी सर, विडंबना क्या है? विडंबना सबसे बड़ी ये है कि इस संसाधन को यूज करने के लिए शिक्षा पर सरकारें कितना खर्च कर रही हैं? कितना? 3% से कम। वार्षिक बजट उठा के देख लीजिए, 3% से कम वार्षिक बजट का खर्चा किया जाता है शिक्षा पर, और शिक्षा के बिना कोई भी तरक्की किसी भी देश की हो ही नहीं सकती। किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती है। तो जनता को कैसे सक्षम बनाया जा सकता है? जनता को सक्षम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कुछ, जो अभी मैंने बताया, इन चीजों की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने भारत में। ये जो वर्तमान में है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये एक धनिक तंत्र चल रहा है, जिसको हम लोकतंत्र समझ रहे हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है। जिसको हम लोकतंत्र समझ रहे हैं, वास्तव में वो लोकतंत्र है ही नहीं, वो धनिक तंत्र है। तो क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? है कितना? इतना सा, बस। कैसे, कितना प्रतिशत में मान सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ भारत में लोकतंत्र है कितना। जब हम किसी सिंगर को चुनने पर आते हैं, जी, आपने एक प्रोग्राम देखा होगा इंडियन आइडल, जी, एक प्रोग्राम है डांस इंडिया डांस, उनमें चुना किया जाता है सबसे अच्छा नर्तक, सबसे अच्छा गायक, जी, यही तो चुने जाते हैं। जी जी, सबसे अच्छा सिंगर हो, और कोई चुनाव आयोग नहीं होता, और धांधलीबाजी में ना के बराबर होती होगी जी, सबसे बेस्ट को चुन लिया जाता है। हमारा देश उस समय लोकतांत्रिक हो जाता है, उस समय लोकतांत्रिक होगा, उस समय लोकतांत्रिक हो जाता है, फंडिंग भी सही हो रही होती है। जी, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं पैसा जी, भी बिल्कुल सही लगाते हैं, सही जगह पे लगाते जी हैं। जी जी, हम एक सिंगर चुनने के लिए लोकतांत्रिक हो जाते हैं, एक डांसर चुनने के लिए लोकतांत्रिक हो जाते हैं, लेकिन जब वास्तव में हमें लोकतांत्रिक होना होता है तब हम लोकतांत्रिक नहीं हो पाते हैं। लोकतांत्रिक नहीं हो पाते, नहीं हो पाते, बताओ कैसे हो रहे हैं? तो जगमोहन जी कहने वाली बात यह है कि भारत तो एक लोकतंत्र है। हाँ, कम से कम संविधान में तो यही लिखा है। देखो संविधान में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं जी, लेकिन आप बताइए, मैं इसको एक उदाहरण देके बताऊं। नहीं आपका उदाहरण बहुत मजबूत दिया है अभी आपने कि जो बेस्ट इम्पोर्टेंट बात है उसके लिए यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में 90%, 85% के करीब लोग, जी, जिनको हम 2 वर्गों में बांट दें, पूंजीपति वर्ग और बाकी का मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जी, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में से चुनकर लोकसभा और विधानसभा में से कोई जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है ही नहीं। 1% व्यक्ति, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जी, 1% व्यक्ति, केवल 1% व्यक्ति बाकी के करोड़पतियों को चुनाव लड़ाते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं हर इलेक्शन में, फंडिंग होती है, फंडिंग होती है, और वो करोड़पतियों को ही चुनाव लड़ाते हैं। अब वो व्यक्ति जो चुनाव लड़कर जा रहे हैं उन करोड़पतियों, उन अरबपतियों के द्वारा जी, जीतने के बाद काम किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं। जनता के लिए उनके लिए एक पॉलिसी है, जनता को अनाज दे दो, वोटर बना के रख दो। वोटर बना दिया गया है, यानी आम जनता को केवल वोटर समझा जाता है। वोटर समझा जाता है। वैसे बहुत गंभीर बात कही आपने जगमोहन जी कि 85% भारतीय जनता का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है हमारा, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये तो आप देखते ही हो, जब इलेक्शन होते हैं चुनाव आयोग खुद घोषणा करता है इनकी इतनी संपत्ति है, इनकी इतनी संपत्ति है, और बहुत सारा तो ब्लैक धन है उनके पास में, बहुत ज्यादा स्तर पर यदि देखा जाए। अब देखो सबसे बड़ी चीज है, 90% पब्लिक का यदि कोई प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला लोकसभा विधानसभाओं में, तो आपको तो धरना करना पड़ेगा हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। जनता नहीं, वो भाई वो सुनेंगे ही नहीं, उनको फायदा कितना। तो भाई एक उदाहरण और देता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्थाओं में भारत अब शामिल हो रहा है। जी, हो चुका है जी। धरातल पर कुछ भी हो, उस हिसाब से क्या है, धरातल पर कुछ है,
बाजार अच्छे चलने चाहिए थे, जनता पे संपत्ति है, बाजारों में मंदी क्यों आ रही है? जब जनता पे पैसा ही नहीं है तो बाजार कहाँ से वही तो रनिंग करेगा? वही तो है, संतुलन बिगड़ रहा है। जी। तो सीधी सी बात है, जब हम लोगों में से, देखो सीधी सी मैं एक उदाहरण दूंगा हमारी ब्रजभाषा का। जी। हमारी ब्रजभाषा का एक दोहा है बड़ा बढ़िया, कौन सा? कहावत या मुहावरा कुछ भी बोल सकते हैं। और उसमें क्या कहा जाता है, जाके पामना फटी बिबाई वो का जाने पीर पराई। जिसके पैर में, इसका भावार्थ ये है कि जिसके पैर में फटा ना हो या जिसके पैर में कांटा ना चुभा हो तो वो दूसरा व्यक्ति उसका दर्द नहीं समझ सकता। ऐसे ही इन 85% और 90% लोगों का दर्द वो लोग नहीं समझ सकते जो हमेशा एसी में बैठे रहते हैं। हालांकि एसी तो अब एक सामान्य और मिडिल क्लास के लोग भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी धक्के नहीं खाए। पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो वो पता है विधानसभा और लोकसभा में बैठ के कहते हैं ये तो पब्लिक है, 5 रुपए बढ़ने पे हल्ला करते हैं। पब्लिक 5 रुपए पर, ये सब्जी महंगाई यार, ये पागल हैं क्या लोग? हम तो मूर्खों के देश में रहते हैं, ये सोचते होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि संपत्ति इनके पास में है ही नहीं, बहुत ही सीमित संसाधनों में जी रहे हैं लोग, और इसका कोई भी उपचार है ही नहीं। उनके पास है उपचार, उनके पास नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारा प्रतिनिधित्व करते तो हमारा दर्द भी समझते। हमारे घर में से हमारे भाई का, हमारे बेटे का, हमारे दोस्त का अगर कोई बेरोजगार उनके घर में, एक बात बताइए जी, किसी करोड़पति का बच्चा बीमार बेरोजगार है क्या? उसको बेरोजगार मानेंगे क्या? संपत्ति है ना उस पर, तो संपत्ति है तो वो बेरोजगार नहीं है, तो बेरोजगारी का दंश वो क्या जानेगा? कोर्ट में केस चल रहा 8 साल, सरकार सुलझाना नहीं चाहती। जी, सरकार सुलझाना नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है सुनने के लिए। उसका दंश वो लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए करोड़पति ये क्या जानते हैं? नहीं, जब समय से हमें न्याय नहीं मिलेगा, यानी हम का मतलब है भारतीय जनता से जो 85% है, जब उन्हें समय से न्याय नहीं मिलेगा तो इसकी तो बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है। देखो विडंबना तो हर जगह पर है हमारे साथ में, हर जगह पर है हमारे साथ। फिर वो किसी भी सेक्टर में आप जाके देख लीजिए, हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए विडंबना हर जगह पर मिलेगी। और हम लोगों में से जब तक लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, मैं कहता हूं इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। विकसित डेटा में बनते रहोगे, हकीकत में विकसित नहीं बन पाओगे, और ये एक मजाक है हमारे देश के लिए। तो कैसे ले जाया जा सकता है इस 85% का जो प्रतिनिधित्व, कैसे, क्यों और कहां से हो सकता है? देखो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं आज तक पूंजीपतियों ने की हैं। एक दिन वो आएगा जिस दिन मिडिल क्लास के शिक्षित वर्ग अगुवाई करेंगे इसी मिडिल क्लास और लोअर क्लास की, और उनमें से ही बेस्ट व्यक्तियों को चुनकर जब हम लोकसभा और विधानसभा में भेजने लग जाएंगे, उस दिन भारत विकसित बनने की शुरुआत होने लग जाएगी। उस दिन होने लग जाएगी। जब तक ये लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग शिक्षित तो हैं, ऑलरेडी शिक्षित तो हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी भारत के सभी लोगों में, यानी अपने अधिकारों की पहचान, अपने अधिकारों की ये कराना पड़ेगा हमें। यदि हमने इसको जितना लेट करना है, देखो सीधी सी बात है जी, हमारे मन में एक टीस थी, चैनल के द्वारा हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी, और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जब तक हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और विधानसभा में नहीं है, जब तक तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं हो। इस चीज को समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं है ये। नहीं, आज आपने बहुत गंभीर बात कही है कि 85% जनता का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला ही नहीं है, कोई नहीं है। हमारा विधानसभा लोकसभा में है ही नहीं। हाँ, अगर तो आपकी आवाज कहां से बनने के लिए? अगर कोई एक आधा भूला भटका पहुंच भी जाता हो, एक आधा कोई भूला भटका यदि पहुंच भी जाता हो जी, तो वो वहां पर अपने आप को अल्पमत में पाएगा जी, पाएगा ही पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ये समझा जाएगा कि ये तो चलो एक आधा आ गया है, उसका मजाक भी बन सकता है, मजाक बन सकता है। जब तक हम लोग बहुमत में लोकसभा और विधानसभा में नहीं होंगे, हम का मतलब ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास बैठाया जा सकता है उसे। हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? हमारे लोग। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं।
जी। सीधी सी बात है, हम मिडिल क्लास, शिक्षित मिडिल क्लास और शिक्षित लोअर क्लास के लोग ही इसकी अगुवाई कर सकते हैं। बाकी हमारे दुख को दूर करने के लिए हम इनके भरोसे रहेंगे तो भाई हम तो ये कहते हैं कि ये तो एक कोई समझदारी वाला काम है नहीं। तो क्या भारत में लोकतंत्र है ही नहीं? है, लोकतंत्र है। कितना? बेस्ट सिंगर के लिए है, बेस्ट सिंगर के लिए, बेस्ट डांसर के लिए लोकतांत्रिक हैं हम जी। बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है बेस्ट सिंगर को। देखो देखो सीधी सी बात है, यूं कह देते हैं कि मुझे आपकी बात पे हंसी आ गई थी अच्छा कि इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है। 85% जनता हमारी एक 5 किलो राशन पर जीवन यापन करने के लिए तैयार है। हमारा देश सबसे युवाओं का देश है। ये बहुत अति गंभीर है और यहाँ बात जरूरी है कि लोग समझे। जरूरी है, बहुत बात। हमारे चैनल का नाम जो हमने अपने ऑडियंस के कहने पर जो रखा है, बात तो जरूरी है, बात जरूरी है, बात वास्तव में बहुत जरूरी है। तो जगमोहन जी, वो कैसे? मुझे तो लगता है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास में कितने शिक्षित व्यक्ति हैं संसद में जाने के लिए? नहीं है, शिक्षित हैं, लेकिन समस्या एक दूसरी है जी। उनको प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? जी। जैसे मान लो कि प्लेटफॉर्म देने वाले, ये जैसे कि हमने प्रोग्राम्स का नाम लिया जी, डांस इंडिया, डांस इंडियन आइडल, इनको फंडिंग कौन करता है? पैसे वाले करते हैं, वही तो मंच देते हैं जी। अब इनको फंडिंग करने के लिए, नेताओं को फंडिंग करने के लिए उद्योगपति थोड़ी ना तैयार होंगे, क्योंकि वो तो गठजोड़ बन रहा है ना। हम बार बार जो गठजोड़ की बात कर रहे हैं वो तो उनका गठजोड़ बन रहा है ना पहले से ही। वो जो गठजोड़ बन रहा है उस गठजोड़ को वो क्यों तोड़ेंगे? जी। शिक्षित वर्ग को, मिडिल क्लास के शिक्षित वर्ग को या लोअर क्लास के शिक्षित वर्ग को अगर वो लोकसभा और विधानसभाओं में जाएगा जी, तो वो इनकी चलने कैसे देगा? तो इसलिए ये कभी फंडिंग नहीं करेंगे। इसके लिए जनता को ही एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया कि हमें बड़ी खुशी है कि इस तरीके से जब हम प्रोग्राम चलाएंगे जी, तो थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी जी, लोग एकजुट होंगे, चर्चाएं होंगी, यानी सकारात्मक रुख बनेगा। बात तो जरूरी है, बात तो जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि बात तो जरूरी है। तो क्या शिक्षित मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को राजनीति में लाने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं करानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। हमने अपने पहले अंक में इस चीज के बारे में चर्चा की थी कि आगे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी जी। आपको पता है, आगे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इस अव्यवस्थित देश को व्यवस्थित करना पड़ेगा हमें। इस अव्यवस्थित देश को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे किया जा सकता है इसे व्यवस्थित? जहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि स्वस्थ माहौल नहीं है, बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, बेहतर हमारे पास धन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास बेहतर वातावरण नहीं है। तो कैसे? देखो, हमारा देश में कभी निराशावादी तो हूं नहीं, भले ही मैं चिंता नहीं, हमारा देश भी आशावादियों का ही देश है। मैं भले ही चिंता व्यक्त कर रहा हूं जी, और चेहरे पे कभी कभी बहुत ही ज्यादा सीरियस भी हो जाता हूं, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं। मुझे पता है कि हमारा देश महान देश है, महान देश है। इसमें महानता कभी खत्म नहीं होने वाली। हो सकता है कि अराजक तत्व तो कुछ दिन के लिए आ जाएंगे, लेकिन ये महान देश है, अपनी समस्याओं को सॉल्व करना जानता है, और ये समस्या सॉल्व होकर रहेंगी। समय लग सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी क्या कोई संभव, कोई प्रयास? हाँ, बस ये है कि अभी हम जिस तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। कुछ हमें देखकर कुछ और लोग भी इस चीज पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, सोशल नेटवर्किंग फॉर्म जो प्लेटफॉर्म है जी, ये एक मंच बनेगा और आगे जाकर लोग जुड़ेंगे। नहीं, आज के जमाने में तो सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़ी क्रांति है। ये बिल्कुल क्रांति है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाए जी, तो फिर हमें तो ये भी प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। नहीं, ये संविधान का अधिकार है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं तो फिर वो लोकतांत्रिक देश कैसा है? नहीं, थोड़ा सा अब महसूस हो रहा है कि कुछ रुकावटें आ रही हैं। देखो, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एक पक्षी हो। जी चीजें दोनों तरफ। जी लोग समर्थन भी करते हैं तो कुछ विरोध भी करते हैं जी। और हमेशा समर्थन और विरोध में जीतता वही है जो सत्य होता है। अंततः मैं तो यही मानता हूँ, जीत सत्य की हो। जीत सत्य की होती है जी। और एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है जी। शिक्षित मिडिल क्लास और शिक्षित लोअर क्लास इस देश का जिस दिन प्रतिनिधित्व करने लग जाएगा, हालांकि मुझे किसी पूंजीपति से कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन संपत्ति का एक जगह जमावड़ा, ये तो हमें इसको तो विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सी बात ये आ जाती है कि जब फंडिंग पूंजीपति लोग करते हैं चुनावों में, तो योजनाएं भी उनके लिए ही चली जाती हैं। हमारे पास बचता क्या है? हाँ, हमारे पास बचने के लिए अब आप एक बात देख सकते हो, कहने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। हमने अपने दूसरे अंक में क्या बात बोली थी? दूसरे अंक में ये बात करी थी एक जगह पर कि ये 100 पूंजीपतियों को निकाल दिया जाए जी, और फिर उसके बाद में भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाए, पता पड़ जाएगा भारत कितना डेवलप्ड है। 100 व्यक्तियों के ज्यादा पैसे होने से कोई भी देश तरक्की नहीं करता। मुझे ध्यान है कि जब पिछले अंक की आपने चर्चा की है तो 400 कुछ निकल के आया था बिलियन पर। 484 बिलियन। 484 बिलियन वो 10 लोगों का था। 10 लोगों का, 10 औद्योगिक घराने जो थे उनका था 484 बिलियन की कमाई। दर्शकों, 10 लोगों पर 484 बिलियन और आम जनता, फैसला आपके हाथ। बात तो जरूरी है। इसी के साथ आज हम यहीं पर विराम देंगे। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बराबर ही बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। सप्रेम सभी को नमस्कार।